नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों आप सभी को अभी तक तो कल्पना है कि किस तरह से दिल्ली में जो ब्लास्ट हुए उसके बारे में जो इन्वेस्टिगेशन शुरू है और जो प्रमुख यूनिवर्सिटी सामने आई है जिस जो कॉन्स्पिरेसी का अड्डा बनी थी, वो कैसे आतंक पाल रही थी, इसके बारे में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। जो कानून के विशेषज्ञ हैं, हमारे इस विशेष अतिथि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर पंकज जोशी जी। आज इसी बात पे चर्चा करेंगे कि कैसे इन लोगों ने एक यूनिवर्सिटी को अपना अड्डा बनाया और किसी को ध्यान में नहीं आया ये सारी चीजें जब ये लोग कर रहे थे। बहुत खतरनाक खेल इन्होंने वहां से शुरू किया जिस और उसका जो अंजाम उन्होंने दिया वो है दिल्ली का ब्लास्ट। सबका स्वागत है सर आज हमारे इस प्रोग्राम में। इस टॉपिक के ऊपर आपके साथ हम चर्चा करना चाहेंगे जो बहुत ही एक सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि कैसे एक विश्वविद्यालय आतंकी अड्डा बन गया। जी, आपको बहुत-बहुत नमस्कार मैडम, आपके सभी व्यूअर्स के लिए नमस्कार। और जो अ, ये जो यूनिवर्सिटी है अल-फलाह यूनिवर्सिटी जो फरीदाबाद में स्थित है और इसका नाम अब स जो है सुरक्षा एजेंसियाँ कड़ी गहन पड़ताल कर रही हैं कि इसमें यूनिवर्सिटी का किस तरह से इसमें कोई कनेक्शन है या नहीं है। हालाँकि उनके जो लीगल जो भी एजेंट हैं, उनका भी मीडिया में बयान आया है कि हम केवल एक एम्प्लॉयी और एक एम्प्लॉयर के जो रिश्ता रहता है, उसी के तहत इन डॉक्टर के साथ हमारा रिलेशन था, उसके अलावा नहीं था। मीडिया में भी जो रिपोर्ट आ रही हैं और तो उसमें भी ये आ रहा है कि कहीं न कहीं जिस तरह से एक छूट जो मिली हुई थी, उसका एक परिणाम है कि ये इस तरह से क्योंकि कश्मीर से कनेक्शन जिस तरह से इन सभी जो भी इस घटना में शामिल लोग हैं, उनका निकल के आ रहा है और कश्मीर का जो जिहाद जिस रूप में एक पैन इंडिया के जिहाद के रूप में अब कन्वर्ट होता हुआ जो दिख रहा है, तो उसमें इस यूनिवर्सिटी की क्या भूमिका है, ये सुरक्षा एजेंसियाँ गहन पड़ताल कर रही हैं। उसमें ईडी है, एनआईए है और भी सभी एजेंसियाँ हैं, वो पूरी तरह से आ रही हैं। और इसमें ये जो डॉक्टर हैं, इनका एक नेटवर्क निकल के आ रहा है कि लगभग 2 से और उससे अधिक भी डॉक्टरों की जो संख्या है, वो एक तरह से इसमें कनेक्टेड थे आपस में। और वो जो कंपोनेंट है, वो तैयार कर रहे थे जिस तरह से कि जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है वो बम बनाए जा सकें और भारत के अलग-अलग जगहों पे जाके इस तरह से बम विस्फोट जो है वो किए जा सकें। अब इसमें ये जो कंपोनेंट इन्होंने जो मिक्स किया है, जो आ रहा है निकल के टीएटीपी का, तो वो किस तरह से एक उसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो अनस्टेबल कंपाउंड जो है वो सबसे ज़्यादा है और आप क्योंकि जो नौगाम में भी जो बम विस्फोट हुआ है, वही वहाँ पे रखा गया था और वो बड़ी जल्दी से उसका उसमें जो है वो विस्फोट हुआ। तो गर्मी की वजह से हुआ, उसके रीज़न है, उसमें भी सुरक्षा एजेंसियाँ जाँच कर रही हैं कि किस तरह से वो है। तो इन सभी चीज़ों के पीछे जो है एजेंसियाँ इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, हमारी सिक्योरिटी भी और जहाँ तक फाइनेंशियल जो भी चीज़ें हैं, उनका भी जो फाइनेंस से जुड़ी एजेंसियाँ हैं, वो भी कर रही हैं कि इनको किस तरह से बाहर से फंडिंग मिल रही है। राइट। अ, और हालाँकि ये ज़रूर है कि इस लेवल के मतलब इतने उच्च शिक्षित लोग, पढ़े-लिखे लोग और डॉक्टर और उनकी जिससे जो है उनका ब्रेन वॉश करके और पूरी तरह से वो मतलब भारत को बर्बाद करने के जिस तरह के मिशन पे निकले हैं, तो ये इतनी गंभीर चिंता की बात है कि मतलब अगर ये लोग सक्सेस होते तो पता नहीं किस लेवल पर कितने बड़े लेवल पर भारत में तबाही होती और जो एक भारत में एक शांति का आलम और जो भारत में एक विकसित देश की तरफ बढ़ने की परिकल्पना है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी जिस स्पीड से काम करने में लगे हुए हैं, तो ये कहीं न कहीं उनके उनके जो है वो रुकावट का कारण निश्चित रूप से बनता और हम सभी आम भारतीयों की उस समय केवल सोचना ही अपने आप में एक उस मंज़र को मतलब रूह कँपाने वाला है कि ये कि इनकी कितनी खतरनाक सोच है।
और अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम इसलिए भी सामने आ रहा है क्योंकि इस तरह के कंपाउंड जो हैं वो किसी एक लैब में ही बन सकते हैं। तो इन लोगों ने किस तरह से उस लैब का यूज़ किया और आगे उसमें क्या इनके और उसमें इनके मंसूबे थे और उसमें वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की या उसकी किस तरह से भूमिका रही है। क्योंकि मीडिया रिपोर्टों में आ रहा है कि यूजीसी ने भी इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है और उसमें ये इसको एक तरह से इनके एफिलिएशन पे भी उन्होंने सवाल उठाए हैं कि इस तरह से कि हमारी तरफ से कोई अप्रूवल नहीं था। तो इतनी बड़ी लगभग 60 से 70 एकड़ के बीच में फैली हुई यूनिवर्सिटी अगर उसका उपयोग इस तरह के टेररिस्टों ने किया है और तो ये अ, निश्चित रूप से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन प्लस हमारे जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके अधिकारी और सभी के लिए एक मतलब सवाल उठाता है कि किस तरह से भारत में रहकर टेररिस्टों ने एक इतने बड़े उसका यूज़ अपने लिए किया और अगर ऐसी कोई यूनिवर्सिटी चल रही है तो फिर अधिकारियों ने उसे समय रहते क्यों नहीं उस पे कार्रवाई की? क्योंकि ये कई सारे सवाल तो उठ रहे हैं। वहाँ की जो मीडिया में आ रहा है कि यूनिवर्सिटी ने कई सारा एन्क्रोचमेंट किया हुआ है और अनअप्रूव्ड तरीके से उसमें कई सारे जो बिना नक्शे के उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया है। इन सभी चीज़ों के लिए भी वहाँ की लोकल नगर निगम या रेवेन्यू की टीम भी एक्टिव हुई है। तो आगे क्या कार्रवाई होती है ये अब प्रशासन उस पर देख रहा है और लीगल जो भी कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं वो तो अब यूनिवर्सिटी को निश्चित रूप से वो सभी सामने आएँगे ही। और और ये काम भारतीय के तौर पे हम सबके लिए एक चिंता की बात है कि कैसे कैसे इसमें जो नेटवर्क जिस नेटवर्क ने इन सारी चीज़ों को अंजाम दिया है, वो किस तरह से उसका डिकोड हो और उन पे कार्रवाई हो। यस, राइट। सर दूसरी बात ये है सर कि इनके तार देखो सर कहाँ-कहाँ से निकले हैं अभी जम्मू कश्मीर से फिर इधर फरीदाबाद में, लखनऊ में। तो सर किसी के भी ध्यान में क्यों नहीं आया जो भी यहाँ पे अथॉरिटी होगी यूनिवर्सिटी की कि ये कुछ गलत काम कर रहे हैं। तो कभी-कभी सर ऐसा लगता है ना कि शायद ये लोग भी ना शामिल हों उसमें। निश्चित रूप से सवाल तो उठेंगे ही और अगर किसी ने आपके उसका यूनिवर्सिटी का इस तरह से दुरुपयोग किया है तो आप लोगों पे क्योंकि ये चीज़ें ऐसा तो नहीं है कि इस बड़े लेवल पे अगर कहीं कोई चीज़ें आ रही हैं तो वो कैसे पॉसिबल हो पाई हैं, उसका निश्चित रूप से एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो तो जवाबदेही उसकी निश्चित रूप से बनती है और बाकी के अधिकारियों की भी बनती है, यूजीसी के जो भी इंस्पेक्शन करते हैं उनकी भी बनती है। और और एट द एंड जहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं, जहाँ पे ये घटनाएँ जहाँ से इंटरकनेक्टेड हो रही हैं क्योंकि ये जो टेररिस्ट जो डॉक्टर रेहान है, इसके उसमें लगभग 200 से ज़्यादा डॉक्टर हैं, तो सभी डॉक्टरों का इस तरह से वो क किस ये है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि ये जिस कश्मीर के जिस मौलाना से ये लोग प्रभावित थे और उसके कहने पर ये और वो उस मौलाना का कश्मीर से कनेक्शन और पाकिस्तान से कनेक्शन और तुर्की और अफ़गानिस्तान में इनका आना-जाना और और पाकिस्तान के जैश-ए-मोहम्मद से उठना-बैठना, तो ये सारी चीज़ें इतनी सारी ये रिलेटेड चीज़ हैं, तो इसमें सुरक्षा एजेंसियाँ निश्चित रूप से ही उन उन सभी एंगलों को देख रही हैं, कि ये लोग किस स्तर तक आपस में मिले हुए हैं और क्योंकि जब हम देखते हैं कि पिछले कई वर्षों में जिस तरह से कश्मीर से लगभग लाख से अधिक हिंदुओं को भगा दिया गया और उसके बाद कश्मीर जिस तरह से एक जिहाद की फैक्ट्री बना है और वहाँ से अब ये पूरे देश में ये जिस तरह से अपने उस मंसूबे को अंजाम देने निकले हैं, क्योंकि केंद्र की सरकार ने निश्चित रूप से वहाँ पर कार्रवाई की है और एक जो मजबूत एक एक्शन जिन आतंकवादियों के खिलाफ लिया है। तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं निश्चित रूप से सुरक्षा एजेंसियों के लिए और भारतीयों के लिए निश्चित रूप से एक चिंता की बात है और इसमें कड़ी कार्रवाई तो क्योंकि केंद्रीय जो मंत्रिमंडल की केंद्रीय समिति है, वो पहले ही उस निर्णय ले चुकी है कि ये एक आतंकवादी हमला था। तो निश्चित यस, रूप से उसी एंगल पे इन
उसी एंगल से ही सारे इस घटनाक्रम क्रम की जाँच हो रही है और चाहे जो भी इंटेलेक्चुअल या पॉलिटिकल लोग हैं, वो एक तरह से कवर फायर देने में हालाँकि वो जुट गए हैं कि ये मासूम हैं और कमज़ोर हैं। कश्मीर के भी पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला जी का भी बयान आ रहा था कि ऐसा देखिए ऐसा ऐसा इन्हें क्या ऐसा वो क्या मंजर है जिसकी वजह से इन्हें ये सब करने की जरूरत पड़ गई। अब 46 साल के डॉक्टर, 50 साल के डॉक्टर, 2-2 लाख रुपए कमाने वाले डॉक्टर अगर इस तरह से इस जिहाद में लगे हुए हैं, तो निश्चित रूप से ये तो आम भारतीयों को समझना होगा कि आपकी सुरक्षा मतलब कितने कटघरे में है और आपको कितना सावधान, सतर्क इस तरह के मतलब जो जिहादी लोग हैं या जिनकी कितनी कट्टरपंथ की मानसिकता है, उनसे आपको कितना सावधान रहने की ज़रूरत है क्योंकि एट द एंड कहीं भी कोई घटना होती है तो उसमें क किसी भी जाति का व्यक्ति, किसी भी धर्म का व्यक्ति, किसी भी पंथ का किसी किसी को भी चोट पहुँचती है। क्योंकि इस कश्मीर अभी दिल्ली का जो ब्लास्ट हुआ है इसमें भी हर हर जाति वर्ग के लोग, हर धर्म के लोगों का उसमें आया है। तो अगर और उसके बाद कितने मतलब वर्षों तक इन चीज़ों का एक प्रभाव रहता है, ये तो वो परिवार ही समझ सकता है जिसके साथ कोई क्षति होती है। यस। तो हमें हमें निश्चित रूप से ही जो इनकी कार्रवाई है, इस समय सरकार का साथ देना चाहिए और इस तरह के जो भी लोग हैं जो इनको बैकफायर देने की कोशिश कर रहे हैं, इनको भी पूरी तरह से कंडेम करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि ऐसे लोग हमारे आस-पास भी हों, तो उन्हें भी निश्चित रूप से उनको को किसी भी तरह से आश्रय या परिचय नहीं देना है और हमें राष्ट्र की अस्मिता को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए निश्चित रूप से ही इस समय बड़े संवेदनशीलता से बयान और जो बातें हैं वो रखनी चाहिए। यस सर, आपने जो बताया कि उनके साथ अत्याचार हुआ, प्रॉब्लम्स हुए, इसलिए ऐसा काम किया, राइट सर? सर, हम हमारा इतिहास पढ़ते हैं, देखते हैं, तो सर हमारे ऊपर तो कितने अत्याचार हुए सर, इन लोगों ने कितने अत्याचार किए मुगलों ने। तो हमने तो कभी ऐसा नहीं किया। आप सर ढूंढो, एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा आपको कि हम कहीं गए और किसी के यहाँ इस तरह के काम करके आए। तो सर ये इनके वो क्या बोलते हैं उसको, माइंडसेट में ये बिठाया जाता है शायद कि देखिए आपको इस तरह से इनका बदला लेना है जो कुछ भी हुआ। 6 दिसंबर के बारे में बात कर रहे थे जो आया रिपोर्ट में कि 6 दिसंबर की तारीख भी उन्होंने डिसाइड की थी, जो मॉस्क बाबरी मस्जिद जो है वो गिराई गई थी। तो सर कहीं ना कहीं ये उनके जहन में बिठाया जाता है। और दूसरी तरफ हम लोग हैं सर, सैकड़ों साल इनका अत्याचार झेलते रहे, लेकिन हमने कभी इस बारे में इस तरह से नहीं सोचा जैसा ये लोग सोचते हैं। देखिए, इस बात के लिए तो इनके समुदाय के लोगों को ही सोचना होगा कि किस तरह से अपने अपने पंथ को या अपने संप्रदाय को किस तरह से हम ऐसे कट्टरपंथियों से बचाएँ। राइट। लेकिन इनके इनके जो शीर्ष स्तर पे बैठे लोग हैं, चाहे वो राजनीतिज्ञ हैं, चाहे प्रशासक रहे हैं, चाहे कोर्टों में सीनियर पदों पे रहे हैं, वो कभी इस तरह से खुल के इस तरह से आवाज़ नहीं उठा पाते हैं और उसका कहीं न कहीं फिर जो है एक आम जो जो और अन्य अन्य जो लोग हैं वो उसका उससे उनको बल एक मिल जाता है। और कहीं कुछ ऐसे अच्छे लोग हैं जो बात इस तरह की उठाते हैं तो उनको इन्हीं के मौलवी, मौलाना उनको मुनाफ़िक कह के खारिज कर देते हैं। हम्म। तो इन सब चीज़ों में सोचना तो इन्हीं के संप्रदाय के या इन्हीं के पंथ के लोगों को है और जिस बड़ी मात्रा में इसी कारण जो एक्स मुस्लिम इस समय बन रहे हैं, वो इसी वजह से बन रहे हैं कि ये अपने अपने पंथ को इम्प्रूव नहीं करना चाहते हैं, उल्टा उसी कट्टरपंथ की विचारधारा को आगे आश्रय परिश्रय देना चाहते हैं। तो चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे भारत हो, काफ़ी संख्या में इस समय एक्स मुस्लिम की संख्या इसी वजह से बढ़ती जा रही है। क्योंकि अगर आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे, अपनी चीज़ों को रिजिड करके रखेंगे, तो निश्चित रूप से जो एक तार्किक या एक लॉजिकल एक सोच सकता है व्यक्ति, वो निश्चित रूप से आपके साथ कनेक्टेड नहीं रहेगा।
राइट। तो ये तो हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ ने भी इस बात को रेखांकित करते हुए कहा कि ये जो पॉलिटिकल इस्लाम जो है, ये निश्चित रूप से इस्लाम के लिए भी और भारत के लिए भी जो है एक एक खतरनाक एक उस रास्ते पे जा रहा है इस आइडियोलॉजी को, क्योंकि आपको सबसे पहले अपने अपने हित के बारे में सोचना होगा, ये नहीं कि आप सीधा ही रूल करने की आपकी जो है नीति रणनीति उसी पे आप लगे रहो और उस जगह का माहौल खराब करते रहो। निश्चित रूप से भारत में आप आरएसएस को या बीजेपी को ये लोग उसके लिए एक जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन जहाँ आप अफ्रीका के सूडान हुआ या अन्य देश हुए, जहाँ पर इस तरह की कोई नहीं है, वहाँ भी रोज़ाना लगातार जिस तरह से जिहाद चल रहा है या मौतें हो रही हैं, तो वो निश्चित रूप से इन्हीं के अंदर का जो आतंकवाद का जो रूप है या जिहाद का जो रूप है या जो पॉलिटिकल एक रूप है और उसके कारण उस जगह की जो शांति है, तो इसका इम्प्रूवमेंट तो इनको अपने स्वयं को ही करना होगा कि किस तरह से इन चीज़ों से बचा जा सकता है, अ, क्योंकि नए युवा जो एक पूरा जीवन अपने को एक किसी रचनात्मक कार्य में लगा सकते हैं, उनके हाथों में बचपन से ही हथियार थमा देना या उनकी सोच को इस तरह से एक्सट्रीम बना देना कि वो पूरे समाज के लिए और पूरे विश्व के लिए एक तरह से एक कारण बन जाएँ, क्योंकि इसमें आप एक सुसाइड बॉम्बर बन रहे हैं, ये अपने आप में आप और ना केवल गरीब लोग, ना केवल अनपढ़ लोग, बल्कि आपके उच्च शिक्षित व्यक्ति, आपके अधिक से अधिक पैसे कमाने वाले व्यक्ति भी इस जिस रास्ते पे जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं उन्हें ये लगता है कि इस काम को करने से उन्हें जन्नत मिल रही है। तो इस बारे में इनके जो भी क्लेरिक्स हैं, जो इनके धर्मगुरु हैं, उनको तो ये बात कहनी ही चाहिए, क्योंकि आप ही नहीं समझाएँगे तो फिर उन्हें कौन कौन समझा सकता है? आप अपनी ज़िम्मेदारियों से नहीं बच सकते हैं। शासन और प्रशासन तो अपनी कार्रवाई इस तरह की घटना होने के बाद जो भी लीगल कार्रवाई है वो निश्चित रूप से करेगा ही। लेकिन अंत में आपको अपने समाज का हित तो या उसका खुद ही आपको बताना पड़ेगा कि किस तरह से क्या है। क्योंकि कोई भी माँ-बाप नहीं चाहता कि उसका बच्चा किसी गलत राह पे जाए और अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और उससे पूरा डिस्टेबलाइज़ हो रहा है, तो ये चीज़ें अपने आप में बड़ी गंभीर चिंता की बात है। यस सर, इसीलिए सर आदित्यनाथ योगी जी जो है आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने सर एक भाषण में कहा है कि यहाँ का खाएंगे पिएंगे कुछ लोग और लेकिन वंदे मातरम नहीं गाते। मतलब एक तरह से उन्होंने जनता को बताया कि आप देखो ना सर, यहाँ पढ़े, यहाँ सैलरी ले रहे थे, लेकिन देश के खिलाफ ये लोग काम कर रहे थे जो पकड़े गए थे। हाँ, ये देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे जो कट्टरपंथी लोग हैं, जो कि कहीं न कहीं उनके जो विचार हैं वो अपने संप्रदाय के लिए भी खतरनाक हैं और भारत की अस्मिता के लिए तो निश्चित रूप से ही वो विभाजन करने वाले हैं ही। और उसके लिए एक एक सख्त विचारधारा का होना निश्चित आवश्यक है, क्योंकि कई बार देखने में आता है कि जिन लोगों को एक्शन लेना चाहिए वो भी कहीं न कहीं थोड़ा कमज़ोर साबित हो जाते हैं, उस मजबूत आत्मबल से नहीं एक्शन ले पाते हैं। हालाँकि इस प्रकरण में जम्मू के जिस पुलिस अधिकारी ने कार्रवाई की और वहाँ से तारों को जोड़ते हुए वो फरीदाबाद तक आए, मैं ऐसे सभी पुलिस अधिकारियों को निश्चित रूप से इतनी मेहनत को और उनके उस जज़्बे को सलाम करता हूँ कि उन्होंने इन सारी चीज़ों को किया, क्योंकि मीडिया में ये बातें आ रही थी कि इसके अलावा भी लगभग इस तरह के 10 हमले और सुरक्षा एजेंसियों ने जो हैं वो अ, उनको ख़त्म किया है। तो हमारी सुरक्षा एजेंसी के लोग किस तरह से इतनी मेहनत करते हुए और निस्वार्थ रूप से वो मतलब हम सभी की सुरक्षा में दिन और रात लगे हुए हैं, उनकी पूरी टीम लगी हुई है। तो ये उनका हौसला कभी कम ना हो निश्चित रूप से, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी निश्चित रूप से उनके उनके जो इस तरह के जो कहे हुए शब्द रहते हैं, वो निश्चित रूप से उन्हें हौसला देते हैं, उन्हें काम करने का एक जज़्बा पैदा करते हैं कि जिस राजनीतिक इच्छा शक्ति की एक आवश्यकता होनी चाहिए,
वो माननीय मुख्यमंत्री जी जब कहते हैं तो उसके बाद एक आम भारतीय का सुरक्षा एजेंसियों का निश्चित रूप से एक हौसला बढ़ता है। जी सर। योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोज़र तो सर चलता ही है ऐसे लोगों के खिलाफ, लेकिन सर अल फलाह यूनिवर्सिटी तो अभी तक तो कुछ दिखा नहीं बुलडोज़र कुछ चलते हुए। लेकिन कश्मीर में जो आतंकी इसमें इन्वॉल्व था उसका घर एनआईए वालों ने उड़ा दिया, डिमोलिश कर दिया। जी, जी। इसमें कश्मीर के उस आतंकी के घर पे जो कार्रवाई हुई है, लेकिन उसके बाद भी फारूक अब्दुल्ला जी का वहाँ पे जो बयान आ रहा है वो हाँ, निश्चित रूप से बिल्कुल मतलब गलत है कि आपने इस के क्यों इस तरह से किया। और जहाँ तक अल फलाह यूनिवर्सिटी की बात है तो वहाँ पर टीमें अलग-अलग टीमें गई हैं, उस पे भी उसकी भी इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं कि इसके निर्माण में कंस्ट्रक्शन में कितना कितना जो है और उसमें वो निकल के भी आ रहा है। यस, और एफआईआर भी उसमें जो आ रही हैं रिपोर्टें कि एफआईआर भी हुई हैं, उसमें चीटिंग की भी एफआईआर है और फॉर्जरी की भी एफआईआर है। और तो बाकी के आगे के क्या एक्शन है माननीय मुख्यमंत्री जी, सैनी जी और जो भी अ, जो निश्चित रूप से किस तरह से एक्शन लेते हैं, जो चाहे बुलडोज़र कार्रवाई हो, चाहे अन्य हो, क्योंकि अगर कोई एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो अगर उसका पूरी तरह से अगर उसमें कहीं रोल है, तो निश्चित रूप से ये हम सभी के लिए, भारत के लिए निश्चित रूप से खतरे की बात है और उसके खिलाफ एक्शन लीगली क्या-क्या पॉसिबल हो सकता है, ये निश्चित रूप से सुरक्षा एजेंसियाँ और जो मुख्यमंत्री जी हैं, वो निश्चित रूप से कार्रवाई करने में सक्षम हैं। यस सर। तो सर हम तो यही चाहेंगे एज़ कॉमन पीपल कि जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन खत्म करके जल्द से जल्द जितने भी लोग इन्वॉल्व है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और जल्द मिले, ताकि एक कानून का जो डर बैठना चाहिए इनके मन में वो बैठे। साथ साथ ये भी हमको देखना पड़ेगा कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का बयान आया, साथ में महबूबा मुफ्ती भी बहुत सिंपैथी लेकर बयान दे रही थी जब आतंकवादी का घर नष्ट कर दिया गया था। तो ये लोग अभी भी देखिए किस तरह से काम कर रहे हैं। लोगों को, वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको भी शायद ये बताने की कोशिश कर रहे हैं सर कि भारत सरकार देखो अगर फैमिली मेंबर्स के ऊपर कैसे अत्याचार करती है, तो शायद ये इसीलिए ये लोग ये काम करते हैं, ऐसा अब मुझे लगता है। देखिए, इनकी जो बातें हैं, वो निश्चित रूप से इतनी खतरनाक हैं कि अगर मतलब वो बातें तो इस तरह की हैं कि चाहे यूएपीए की कार्रवाई हो या अन्य लॉ हैं, वो निश्चित रूप से लेकिन अ, उसमें कहीं न कहीं अभी भी राजनीतिक इच्छाशक्ति जो है उतनी मजबूत नहीं है, जिसकी वजह से इनको थोड़ा-सा जो है ये कहीं न कहीं बचे हुए हैं और क्योंकि इस तरह के बयान आना कि इन बच्चों से पूछ लेते हाँ, ये और तो इन सारी चीज़ों में और यहाँ तक ये आना कि ये कह देना कि सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर जो है आपका वो सफल नहीं हुआ है। इस वजह से आप कोई ऑपरेशन सिंदूर दोबारा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह के बयान जब इस तरह के विपक्ष के नेताओं के द्वारा आते हैं क्योंकि इनकी जो मानसिकता है जब यूपीए की गवर्नमेंट थी उस समय भी ये जिस तरह से इस तरह के कट्टरपंथियों को जो प्रश्रय देने की जो कोशिश थी और चाहे सरकार चली गई है लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी ये उसी मानसिकता के दौर से गुज़र रहे हैं। अ, हालाँकि यूपीए पार्टी के जितना भी कैडर है वो इसी वजह से बिखर भी चुका है, नीचे से भी वो है, नीचे का कैडर भी टूट यस, चुका है। इनके क्योंकि अ, एंड में भारत देश का आम व्यक्ति, आम नागरिक इनकी विचारधारा और इनके इन कहे हुए शब्दों को देख रहा है और अभी भी ये उसी दौर से और उसी मानसिकता से गुज़र रहे हैं जिसमें पाकिस्तान प्रेम ही झलक रहा है। तो राइट, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी निश्चित रूप से इस रूप में सक्षम हैं और हमारी सुरक्षा एजेंसियाँ निश्चित रूप से सक्षम हैं और इस तरह की चाहे कोई भी मेडिकल यूनिवर्सिटी हो या अदर यूनिवर्सिटी हो तो अ, इनकी इन सभी की एक जाँच इस समय एक होना निश्चित रूप से लाज़मी है कि जिससे कि कहीं भी इस तरह की कोई चीज़ है वो आपराधिक उसमें इन्वॉल्व ना हो पाएँ, आपराधिक घटनाएँ ना हो पाएँ और वो इस तरह से जो है वो
भारत के लिए ही अपने आप में खतरा ना बन पाए। इस तरह की जितनी भी फर्जी यूनिवर्सिटियाँ हैं, उनका निश्चित रूप से जल्दी उन पे कार्रवाई भी हो और आगे कह के आगे कहीं भी कोई भी और इस यूनिवर्सिटी के बारे में जो भी घटनाएँ हैं, वो निश्चित रूप से आगे कार्रवाई तो ये तो निश्चित रूप से ही जो भी लीगल और फिर चीज़ें हैं, वो आने के बाद निश्चित रूप से ही सामने आएँगी, प्रकाश में आएँगी और हम सभी भी एक आम भारतीय के तौर पे नज़र बनाए हुए हैं कि आगे क्या होता है। यस सर। सो सर थैंक यू वेरी मच आज आप हमारे साथ जुड़े और इस विषय के ऊपर चर्चा की। हम सभी दर्शकों को कहेंगे कि आज का वीडियो ज़रूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सर धन्यवाद सर। जय हिंद, वंदे मातरम। जी, आपने मुझे समय दिया इसके लिए भी आपका धन्यवाद। जय हिंद।